नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशकेत की आज एक और अनोखी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है बेटा। माँ हूँ तुम्हारी, नौकरानी नहीं, तुम लोगों के लिए सारा दिन काम करती रहूं। विमला जी ने सोचा था बहू आ जाएगी तो मुझे एक साथी मिल जाएगी। एक बेटी की कमी उन्हें हमेशा से थी। सहेलियाँ जब अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग पार्लर में जाती थी तब एक कसक उनके मन में उठती, काश मेरी भी एक बेटी होती। शादी से पहले उन्हें फिल्म देखने का बहुत शौक था। सहेलियों के साथ कॉलेज बंक मारकर और चचेरे ममेरे भाई बहनों के साथ खूब फिल्में देखती थी। पर शादी के बाद सास के डर से फिल्म का नाम भी ना ले पाई। ऊपर से नीरज पति जिसे सिर्फ काम पैसे कमाने से मतलब था। जब सास नहीं रही तब घर की जिम्मेदारियों ने घेर लिया। फिर मौज मस्ती कोई अकेले करने की चीज़ थी? एक साथ ही तो चाहिए था। बेटा पापा का कार्बन कॉपी था, बाहर जाने के नाम से ही चिढ़ता था। एक साथी की कमी के कारण अपने मन का कुछ ना कर पाई। उनके पति काम में व्यस्त है और बेटा पढ़ाई में। अब वह सोच रही थी बहू आएगी तो उसके साथ अपने शौक पूरे किया करूँगी। बड़े अरमानों के साथ उन्होंने बहू अर्चना का स्वागत किया। अर्चना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, खूबसूरत, पोस्ट ग्रेजुएट। अर्चना ने पढ़ाई के अलावा कभी कोई काम नहीं किया था, ऐसा उसकी माँ ने शादी से पहले ही कह दिया था। विमला जी ने भी कहा, अरे भाई, शादी से पहले कौन सी लड़की घर के कार्य में निपुण होती है। हमने भी शादी के बाद ही धीरे धीरे सब सीखा था, अर्चना भी सीख जाएगी। शादी के अगले दिन विमला जी नाश्ता लगा रही थी कि अर्चना ने कहा मुझे पीएचडी करनी है। घर वाले सुनकर बहुत खुश हुए। विमला जी ने कहा, हाँ बेटा, तुझे जो भी करना है कर। कहीं ना कहीं खुद शादी के बाद कुछ ना करने की कसक उसके मन में थी। सो बहू पढ़ाई करेगी सुनकर खुश हो गई। मन ही मन निश्चय किया उसको घर के कामों के लिए नहीं बोलूँगी। 2 दिन में घर लाइब्रेरी बन गई। अर्चना सारा दिन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करती। शाम को गौतम के आते ही उनका घूमने का प्रोग्राम बन जाता। अक्सर वह बाहर से खाकर आते। घर का बनाया खाना फेंका जाता। एक दिन विमला जी ने गौतम को टोका, बेटा रोज खाना फेंका जाता है, बाहर खाना हो तो बता दिया करो। गौतम के कुछ कहने से पहले ही अर्चना ने कहा, आप क्यों बनाती है हमारा खाना, हमने कहा है क्या। कहकर अर्चना पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। गौतम चुपचाप अर्चना के पीछे अपने कमरे में चला गया। विमला जी को बड़ा धक्का लगा। पत्नी को जब सारे रास्ते बंद देखते हैं तो वह पति की शरण में आती है। विमला जी ने भी अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा, क्या विमला, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। पहले माँ के साथ चिक चिक होती थी, अब बहू के साथ करती हो। ना तो पहले मैं माँ और तुम्हारे बीच आया था और ना अब तुम्हारे और बहू के बीच आऊँगा। तुम दोनों की बात तुम दोनों को ही निपटाओ। विमला जी अपने आप को कोसने लगी, हे राम, मैंने इनको बताया ही क्यों, बेकार में इतना सुनने को मिला। जब इस आदमी ने 30 साल पहले मेरे सम्मान के लिए कुछ नहीं कहा तो अब क्या बोलेगा। बेटे का रंग तो देख ही चुकी थी, उससे तो कोई उम्मीद ना थी। विमला जी ने बहू को कुछ कहना बोलना छोड़ दिया। अर्चना ने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, अब तो और भी व्यस्त हो गई थी। लंच में खाना बनते ही अपने प्लेट लगाकर अपने रूम में चली जाती। रात को तो ज़्यादातर बेटा बहू बाहर से ही खाना खाकर लौटते। जिस दिन घर में खाने का मन होता बेटा कहता, माँ हमारे लिए भी खाना बना लेना। खाना बन जाता तो बेटा अपनी और पत्नी की प्लेट लगाकर खाता। माँ अर्चना को बहुत काम है, बाहर नहीं आ पाएगी खाने। विमला जी बहुत दुखी थी, वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। पति ज्यादातर बाहर रहते थे, घर में बेटा बहू होकर भी ना होने के बराबर थे। इधर अर्चना की पीएचडी पूरी होने को थी और विमला जी के पति की रिटायरमेंट हो गई। विमला जी खुश थी कि अब पति रहेंगे तो उनका एकाकीपन दूर होगा। अब रिटायरमेंट के बाद पति साथ होंगे तो अकेलापन कटेगा। उन्होंने तो सारा प्लान बना लिया था। अब तक जो भी अरमान उनके मन में थे वह सारे पूरे करेंगे।
पर प्लानिंग सिर्फ विमला जी ने ही नहीं किया था, उनके पति ने भी सारी तैयारियां कर रखी थी। रिटायरमेंट के बाद उनके पति सुबह ही योगा क्लास के लिए चले जाते। वहां से आते, नहा धोकर नाश्ता करके एनजीओ में स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने चले जाते। दोपहर में लंच करने के बाद थोड़ा आराम करके फिर दोस्तों के साथ गार्डन चले जाते। विमला जी के दिल के अरमान दिल में ही रह गए। पति से शिकायत करती तो वह कहते, अरे भाई, मैंने तो पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, जो भी मैं पहले नहीं कर पाया वह मैं रिटायरमेंट के बाद करूंगा। अर्चना ने प्राइवेट में कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो अब उसके पास काम करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता था। सुबह विमला जी सबकी पसंद का नाश्ता बनाती, बेटे बहू का टिफिन पैक करती, सारा दिन काम में लगी रहती। बेटे की शादी से पहले की उनकी मित्र मंडली जब भी बुलाती, उनके पास समय ही नहीं होता जाने का। किटी पार्टी तो दूर की बात, दोस्तों के जन्मदिन और एनिवर्सरी में जाना भी दुर्बर हो गया था। एक दिन रहा नहीं गया तो बेटे से बोली, अर्चना से कहा करो मेरी थोड़ी मदद कर दिया करे। बेटा बोला, माँ आप पहले तो सारा काम करती थी, तब तो आपको मदद की जरूरत कभी नहीं हुई। आप उसे अपनी बेटी मानोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहू काम ना करे तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। पहले 3 लोगों का खाना बनाती थी, अब 4 का बनाती है। ऐसी क्या आफत आ गई? अर्चना तो बेचारी करना चाहती है पर वर्किंग है, पैसे कमाती है, टाइम ही नहीं मिलता उसे। आप उसकी प्रॉब्लम भी तो समझिए। विमला जी के कानों में एक एक शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। सही कहा बेटे ने, वह वर्किंग तो नहीं, बाहर जाकर पैसा कमाकर नहीं ला सकती, पर कौन कहे कि बेटा तेरी बीवी की सैलरी तो उसके लिपस्टिक बिंदी में ही खर्च हो जाती है, जब वह पैसे की कमी की वजह से तो नहीं करती काम। क्या करूं, शुरू से सारा काम अकेली करती आई हूँ। सास से कभी उन्हें मदद की उम्मीद थी ही नहीं। पति ज़्यादातर बाहर ही रहे। पति को कभी कुछ करने को कह भी देती तो सास 10 बातें सुनाती। मेरा बेटा तो अभी छोटा है, यह सोचते सोचते कब कॉलेज पहुंच गया, नौकरी भी करने लग गया। अपनी ममता से वशीभूत होकर बेटे को कभी भी हाथ बटाने के लिए नहीं कहा। आस होती है अगर बेटी होती तो क्या उससे भी सहायता के लिए नहीं कहती? शायद नहीं, ससुराल भेजना है यही सोचकर काम सिखाती बेटी को। बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा माँ की भी तो उम्र हो रही है, अब यह भागदौड़ नहीं होता, अब शरीर साथ देना छोड़ रहा है। सारा दिन फिरकी की तरह घर के कामों में लगी रहती है और रात को सारा शरीर दुखता है। पास में लेटे पति उनकी बातें सुनकर कहते हैं, डॉक्टर के पास चली जाना, बस कर्तव्य की इति। कभी लगता शायद घर के कामों की वजह से वह परेशानी नहीं है। उन्हें अब लगने लगा है कि वे उपेक्षित तिरस्कृत है इस घर में। सबको सिर्फ उनसे काम के कारण ही मतलब है। कुछ दिनों के बाद गौतम ने बताया कि अर्चना माँ बनने वाली है। घर एक बार फिर खुशियों से भर गया। नए मेहमान को लेकर तरह तरह की तैयारियां शुरू हो गई। विमला जी भी खुश थी। एक तो उनका प्रमोशन होने वाला था, वह दादी बनने वाली थी, और कहीं ना कहीं यह भी था कि शायद माँ बनने के बाद अर्चना जिम्मेदार हो जाए। अर्चना माँ बनने वाली थी। सारे घर वाले उसकी तीमारदारी की में लग गए। विमला जी ने उसकी सेवा टहल में कोई कसर न छोड़ी। अर्चना चाहे कुछ भी करे, वह अर्चना के गर्भावस्था को उसके सुखद अनुभव में रखना चाहती थी। नियति के खेल भी निराले। विमला जी के 61वें जन्म दिवस पर अर्चना ने पुत्र को जन्म दिया। अब विमला जी के काम और बढ़ गए। रात को बच्चा रोता तब भी बेटा उन्हीं को बुलाता था। हमेशा बहाना यह कि अर्चना को संभालना नहीं आता। तेल मालिश से लेकर बच्चे को नहलाना खिलाना सब उनके जिम्मे। अर्चना अक्सर सबके सामने कहती, पोते का हक बनता है और दादी का फर्ज होता है पोते की देखभाल करना। गौतम और उसके पापा हाँ में हाँ मिलाते। बच्चे का प्रथम जन्मदिन बहुत धूमधाम से आयोजित करने का फैसला लिया गया और सारे रिश्तेदारों को बुलवाया। विमला जी की छोटी बहन अनीता कनाडा से 1 महीने पहले ही आ गई। अनीता ने घर का सारा हाल देखा। दीदी, यह क्या? आप सारा दिन काम करती रहती हो,
अर्चना को थोड़ी तो आपकी मदद करनी चाहिए। आखिर अब उसकी शादी को 5 साल हो गए, बच्चा हो गया, उसे भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मौका लगते ही अनीता ने पूछा। विमला जी नहीं चाहती थी कि घर की बात बाहर फैले, तो उन्होंने कहा वह बेचारी कर नहीं पाती, उसे नहीं आता, पर कोशिश तो करनी चाहिए। वह तो कोशिश भी नहीं करती। आप जब तक करती रहेगी वह ऐसा ही करेगी। अब जिम्मेदारियां दीजिए उसे, अनीता ने कहा। विमला जी अब अपने आप को रोक न पाई और सारा किस्सा अनीता को सुनाकर बोली, बहन तू ही अपने जीजा जी से बात करो, वो मेरी बात सुनते ही नहीं। अनीता बोली, दीदी अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। बहन ने विमला जी के कानों में कुछ खुसफुसाया। सुनकर विमला जी के मन में थोड़ी निश्चितता आई। जन्मदिन की पार्टी में सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। विमला जी अपने लिए अभी कुछ खरीद ना पाई थी। रोज अर्चना और गौतम शॉपिंग करने निकल जाते। विमला जी जब भी जाने को कहती, बच्चा कौन संभालेगा, यह प्रश्न सामने आ जाता। अनीता ने कहा, गौतम आज संडे है, तुम अर्चना और जीजा जी तीनों घर पर हो। आज मैं और दीदी शॉपिंग जाएंगे। दीदी ने पार्टी के लिए कुछ नहीं खरीदा। गौतम ने कहा, मुझे पार्टी की तैयारी के लिए बाहर जाना है। अर्चना भी साथ जाएगी। डेकोरेशन का आज ही फाइनल करना है। वह नहीं जाएगी तो कैसे होगा। अर्चना मम्मी के लिए लाएगी कपड़े। अनीता ने विमला जी को इशारा किया। विमला जी ने कहा, तुम तो अब रहने दो बेटा, मेरे कपड़े खुद ही ले आऊंगी। रही बात तुम लोगों को जाना है तो बच्चे को साथ ले जाओ, अब वह 1 साल का होने वाला है, साथ ले जा सकते हो। गौतम और अर्चना एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बहुत तरह से कोशिश की गई कि विमला जी राजी हो जाए घर पर रुकने के लिए, पर विमला जी नहीं मानी। दोनों बहनें साथ शॉपिंग पर चली गई। जन्मदिन का बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था। पति, बेटे और बहू को याद भी नहीं था कि आज विमला जी का भी जन्मदिन है। विमला जी कभी बहुत अच्छा गाना गाती थी, तो उनके भाई, भाभी और बहन गाने की फरमाइश की। विमला जी ने भी पोते को गोद में लेकर गाना गाया, नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बिना रियाज के भी विमला जी ने बहुत ही सुर में गाना गाया। सभी तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करने लगे। अब केक काटने की बारी आई। टेबल पर 2 केक देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। गौतम ने फटाफट से प्लानर को फोन लगाया कि गलती से 2 केक आ गए। अनीता ने सबको बताया कि आज विमला जी का भी जन्मदिन है, इसलिए मैंने मंगवाया है। गौतम अपमान से भर गया। उसे अर्चना और विमला जी के पति को लग रहा था कि उन्हें अपमानित करने के लिए ही अनीता बिना बताए केक ले आई थी। केक काटने के बाद विमला जी ने भरी सभा में कहा, आज मैं 61 साल की हो गई। गवर्नमेंट रूल के अनुसार आज से मेरी रिटायर्ड लाइफ शुरू समझने लगे। अगले दिन सुबह विमला जी रोज की तरह 5 बजे सोकर उठी। नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने स्पोर्ट शूज पहने उनके पति, जो कि योगा क्लास जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? विमला जी ने कहा, वॉक के लिए। किसके साथ? क्यों, साथ की क्या जरूरत है? फिर नाश्ता, गौतम अर्चना का टिफिन, टिंकू का बेबी फूड और मेरा जूस कब बनाओगी? गौतम, अर्चना का टिफिन बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, टिंकू की जिम्मेदारी उसके माता पिता की है, और जूस आप खुद से बनाना। नहीं तो जूस कॉर्नर से पी आना। मैंने कल ही कहा था मेरी रिटायरमेंट आज से शुरू, कहकर वॉक के लिए चली गई। जब वह घर वापस आई तो देखा घर छोटा मोटा खड़ा बन चुका था। टिंकू भूख के कारण रो रहा था। अर्चना ब्रेड सेकने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। गौतम जले हुए टोस्ट में मक्खन लगा रहा था। विमला जी के पति रोते हुए पोते के डायपर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। विमला जी को देखकर सबकी जान में जान आई कि बाकी काम अब वह करेगी, पर यह क्या, वो तो सीधे वॉशरूम में नहाने चली गई। फिर आकर पूजा रूम में अब गौतम से नहीं रहा गया। उसने कहा, यह क्या है माँ, आज तो लगता है हम दोनों की ऑफिस नहीं जा पाएंगे। आपको यह क्या हो गया है? अब मैं 60 साल की हो गई हूँ, जैसे तेरे पापा की रिटायरमेंट हुई थी। क्या बकवास कर रही हो? घर के कामों की रिटायरमेंट थोड़ी ना होती है। हाँ बेटा, घर के काम ना तो लोगों को दिखते हैं और ना तनख्वाह मिलती है। इनका कोई मूल्य घर वाले नहीं देते हैं और ना तो रिटायरमेंट होती है। परंतु अगर बीमार पड़ गई
या उसे कहीं जाना पड़ा तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इतना सा काम जिसका कोई मूल्य लोगों की नज़र में नहीं, उन्हें करने में ही तुम लोगों की जान निकल जाती है। मौके की नज़ाकत समझकर गौतम की आवाज़ में नरमी आ चुकी थी। उसने कहा, मैंने आपको पहले भी कहा था, अर्चना जॉब करती है, आप तो घर में रहती थी, इसलिए घर में कामों के परफेक्ट है। विमला जी ने कहा, बेटा काफ़ी नहीं है, सभी अपनी जिम्मेदारी से भागते हो। और रही बात जॉब करने की, तो आज से 45 साल पहले मेरे माता पिता ने भी मुझे ग्रेजुएशन के साथ बीएड करवाया था। मेरे भी मन में अरमान थे कि मैं नौकरी करती, परंतु मेरा साथ ना तो तुम्हारे पिता ने दिया और ना तो तुम्हारे दादा दादी बुआ ने। मैं तो स्वयं चाहती हूँ कि मेरी बहू के सपने अधूरे ना रहे, परंतु तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। अर्चना, तुम सच बताओ, तुम्हारे साथ पढ़ने वाली या नौकरी करने वाली कितनी लड़कियों की सास ने उनका इतना सपोर्ट किया? अर्चना सोचने लगी। उसकी प्रिय सहेली रीमा, जिसकी आंखें अधिकतर दिन सुबह सुर्ख लाल रहती है, उसके नाखूनों में रोज़ ड्रेस के साथ मैचिंग नेल पेंट लगा होता है, और रीमा सुबह आकर नाखून को पूर्व में से कुरस कर सूखा आटा निकालती है। उसे शाम को घर आने की जल्दी नहीं होती। जब तक गौतम पिक करने नहीं आता, वह कॉलेज में बैठी उसका इंतज़ार करती है, क्योंकि उसे यह पता होता है कि टिंकू की परवरिश में कोई कमी नहीं है। टिंकू के पास उसकी माँ से भी ज़्यादा ध्यान देने वाली दादी माँ है, जबकि उसके साथ काम करने वाली औरतें छुट्टी होते ही पागलों की तरह घर जाने को बेताब रहती है। उन्हें पहले डे केयर से बच्चों को लाना पड़ता है, फिर घर के बाकी काम करने पड़ते हैं। उसका जब भी मन होता, वह और गौतम फिल्म देखने चले जाते या ऑफिस कलीग पार्टी में निश्चित होकर चली जाती, जबकि उसकी कई सहेलियों को उनके पति ससुराल वाले रात को पार्टी में जाने की अनुमति नहीं देते, या जाती भी थी तो पूरे घर का खाना बनाकर। सच, उसकी जितनी आज़ादी किसी को भी नहीं मिली थी। पर अर्चना ने कहा, मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आएगा। तुम तो हमेशा कहते हैं मम्मी जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। विमला जी ने कहा, तुम सीखने की कोशिश करोगी तो तुम्हें भी आ जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती जैसे गौतम मेरे साथ मेरे हाथ से बने खाने की तारीफ करता है, वैसे टिंकू भी तुम्हारी करे? अर्चना ने कहा, मम्मी माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगले दिन सुबह 5 बजे विमला जी वॉक पर जाने को तैयार हुई तो उनके पति ने कहा, आज से हम तुम एक साथ योगा क्लास चलेंगे, मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। योगा क्लास से वापस आकर देखा तो गौतम तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा था और अर्चना टिंकू का खाना खिला रही थी। टेढ़ी मेढ़ी भिंडी काट के उसने रखी थी। विमला जी के निर्देश पर भिंडी की सब्ज़ी बनाई। विमला जी को हंसी आ गई जब उन्होंने देखा कि उनकी डस्टिंग कर रही है। सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे काम करने की। विमला जी को कभी लगता इनको बोलने से अच्छा है मैं खुद ही कर लूँ, पर अनीता ने कहा, दीदी करने दो इन्हें, काम करते करते ही आएगा। अब सब साथ काम करते, साथ घूमने जाते। अनीता का उपाय काम आया। विमला जी ने अनीता का शुक्रिया अदा किया। घर के काम में रहने वाले हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है, उसे किसी एक सदस्य पर नहीं डालना चाहिए। बच्चों के प्रेम में हम उनसे कोई काम नहीं करवाते और यही आदत उनकी बड़े होने के बाद भी नहीं बदलती। पति यदि घर के कामों में पत्नी की सहायता करे तो उसे उसकी इज्जत कम नहीं होती। सास को भी समझाना होगा कि बहू अकेली पर घर के कामों का भार ना डाला जाए। उसी प्रकार बहू को भी समझना चाहिए कि अगर सहायता कर रही है तो उसका अतिरिक्त फ़ायदा ना उठाया जाए। एकल परिवारों की संख्या बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण यह भी है। दोस्तों, आपको अनीता और विमला जी का यह उपाय कैसा लगा, कमेंट करके हमें
ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।